डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम अपना जो सिलेबस है उसके कुछ मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। उनमें जो बिंदु सम्मिलित हैं वो है, एक तो कृषि का वाणिज्यीकरण, भारत का अनौद्योगिकरण और नवीन उद्योगों का उदय। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कृषि का वाणिज्यीकरण। अगर आपको अक्षर छोटे छोटे दिख रहे हो तो आप इसको देख लें। अब कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है? कृषि का वाणिज्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के स्थान पर बाजार आधारित फसलों को उपजाया जाता है, जैसे कपास, तंबाकू आदि। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हम खाने के लिए जो फसलें उगाते हैं उनकी जगह केवल व्यापार के उद्देश्य से अगर फसलें उगाई जाएं तो वो चीज़ कहलाती है कृषि का वाणिज्यीकरण। अब इसके अंतर्गत कपास है, तंबाकू है, ये आते हैं। जैसे हम खाने के लिए उगाते हैं गेहूँ, जौ, बाजरा। तो भारतीय क्या करते थे कि पहले इन खाद्यान्नों को उगाते थे। ये वाणिज्यिक फसलें कम उगाते थे, लेकिन अ, अंग्रेजों के आने के बाद केवल कमाना उद्देश्य रह गया। तो अंग्रेजों ने इस तरह की फसलों को प्रोत्साहन दिया कि उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो फल फूल सके। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और इसके लिए उनको कच्चा माल चाहिए था अच्छे सस्ते दामों में, जो उनको भारत से मिल सकता था। तो इसको कहा जाता है कृषि का वाणिज्यीकरण। औपनिवेशिक जो सरकार थी उसने भारत में उन्हीं फसलों को बढ़ावा दिया जिनकी उन्हें जरूरत थी। जैसे कैरेबियाई देशों में आयात की निर्भरता को समाप्त करने के लिए उन्होंने भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया। उसके बाद निर्यात करने के लिए भारत में अफीम के उत्पादन पर जोर दिया गया। इटालियन रेशम पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए बंगाल में मलबरी रेशम के उत्पादन पर जोर दिया गया। कृषि का जो औद्योगिकरण हुआ उसका अगर प्रभाव हम देखें तो हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो अधिकांश भारतीय किसानों पर थोपी गई थी। अब क्या हुआ कि इसके प्रभाव क्या पड़े कि औपनिवेशिक सत्ता के अंतर्गत ये व्यवस्था लाई गई थी और इसके कारण भारत में अकाल और भूखमरी की बारंबारता बढ़ा दी गई। क्यों? क्योंकि वाणिज्यिक फसलें तो उत्पन्न हो रही थी लेकिन खाद्यान्न कम हो रहा था। इसके बाद किसान अब बिचौलियों और मध्यस्थों के बीच कठपुतली बनकर रह गए, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यावसायिक फसलों की मांग में तेजी भी होती तो इसका जो लाभ था वो मध्यस्थ और बिचौलियों को प्राप्त होता, लेकिन इसके विपरीत नुकसान की स्थिति में इसकी मार किसानों को ही पड़ती। तो इस तरह से किसानों को दोहरा नुकसान था इस व्यवस्था से। अब एक रेलवे लाइन का निर्माण भी इस तरह से था कि देश के भीतर जो कृषि समृद्ध जो क्षेत्र थे वहाँ से बंदरगाहों को अच्छे से जोड़ा जा सके। इसके बाद रेल किराया भी इस तरह से फिक्स किया गया जिसमें कि कच्चे माल को आसानी से सस्ती कीमत पर ले जाया जा सके, और सरकार की जो टैक्स नीति थी वो भी कृषि निर्यात के पक्ष में थी। यानी किसी न किसी तरह से इनको एक ऐसी व्यवस्था बनानी थी जो कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा उनको ब्रिटिश सरकार को टैक्स प्रदान करे। इसके बाद जो भारत का जो प्रथम आर्थिक मंत्री था जेम्स विल्सन, इसने 1860 ईस्वी में प्रथम बजट के निर्माण के समय कृषि निर्यात प्रोत्साहन की नीति को निर्धारित किया था। उसकी नीति क्या थी? उसकी नीति ये थी कि भारत एक कृषि प्रधान देश के रूप में काम करेगा, कच्चे माल का निर्यात करेगा और इंग्लैंड के उद्योग की समृद्धि के लिए वो इंग्लैंड में योगदान करेगा कच्चा माल।
यानी कच्चा माल भारत से जाएगा और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो इंग्लैंड के उद्योग करेंगे। 1860 से लेकर 1890 के बीच भारत में बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी उसमें रुई यानी कपास, फिर उसके बाद बंगाल में पटसन, उसके बाद संयुक्त प्रांत जो आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है वहाँ गन्ना, मद्रास में मूंगफली आदि की फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाने लगी। क्यों? क्योंकि ये जो फसलें थी ये फसलें सारी इंग्लैंड के उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती थी और वो भी सस्ता। तो इस तरह से इंग्लैंड को फायदा था। ये जो फसलें हैं वो नकदी फसल कहलाती हैं क्योंकि इनसे व्यापार किया जाता है और इनका उत्पादन बेसिकली बेचने के लिए ही किया जाता था, ये खाद्यान्न नहीं थे। तो इस तरह से इन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कृषि का वाणिज्यीकरण। इसके बाद अनौद्योगिकरण क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य की जो क्रूर नीतियां थी उनमें से एक और थी अनौद्योगिकरण। इसमें भारत में 1800 से लेकर 1850 ईस्वी तक का समय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी अनऔद्योगिकरण का काल था। इस समय जो था वो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति मजबूत हो रही थी और भारत में जो परंपरागत उद्योग थे जैसे हस्तशिल्प, बुनकरी का उद्योग, मतलब लघु उद्योग बहुत सारे थे। तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन में अब क्योंकि इंग्लैंड की कपड़े अब क्योंकि भारत से वो लोग कच्चा माल ले जाते, इंग्लैंड में सस्ते में बनाते और यहाँ पर सस्ता पड़ता, तो सस्ते दामों में वो बेचते। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को बहुत क्षति पहुंची क्योंकि इंग्लैंड की जो मिल्स हैं उनके कपड़े भारत में आ गए। लंकाशायर और मैनचेस्टर के जो कपड़े थे वो भारत में आ गए और भारत में बेरोजगारी और निर्धनता सर्वव्याप्त हो गई। इसके बाद कार्ल मार्क्स जो थे प्रसिद्ध विचारक हुए हैं, जो आर्थिक विचारक जो हुए हैं प्रसिद्ध, उन्होंने ये ब्रिटिश आर्थिक नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने ये कहा कि भारतीय हस्तशिल्पों को जो नुकसान पहुंचाने में, नष्ट करने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो ब्रिटिश आर्थिक नीति का है। इसके बाद भारतीय जो उद्योग हैं, भारत में जो नवीन उद्योग स्थापित हुए वो अब कार्ल मार्क्स ने रेल को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा है। हालांकि सभी भारतीय विचारकों ने रेल को बुरा माना था, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के हित के लिए, लेकिन उसके बावजूद कार्ल मार्क्स ने इसको आधुनिक युग का अग्रदूत माना है। अब ये क्या हुआ कि हम पहले पढ़े थे कि हम ये जो इस काल में भारतीय लघु और हस्तशिल्प जो उद्योग था वो नष्ट हो रहा था। तो इस टाइम में कुछ भारतीय पूंजीपतियों ने बड़े उद्योगों में पूंजी लगाई। पहला जो उद्योग था वो सूती वस्त्र उद्योग था जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई। सूती वस्त्र की पहली मिल जो थी वो कावस जी नानाबाई ने 1853 ईस्वी में बम्बई में लगाई। गुजरात और बम्बई सूती वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में विकसित हुए। आज भी ये दोनों काफ़ी प्रसिद्ध हैं अपने सूती वस्त्रों के लिए। इसके बाद जो भारत की पहली जूट मिल है वो 1855 ईस्वी में बंगाल में रिसरा नामक स्थान पर स्थापित हुई। 1960 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, टिस्को, ये आज भी है। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की। इसके बाद चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। अब क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध आया तो भारतीय उद्योग धंधों में तेजी से विकास हुआ।
क्योंकि भारतीय माल की भारत व विदेशों में युद्ध के कारण काफ़ी मांग हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग ने 1916 में सर टॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में एक भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की। तो इस तरह से अब नवीन भारतीय उद्योगों का उदय। एक्चुअली ये टॉपिक यहाँ पर लिखना रह गया है, मैं इसको नोट्स में एडिट कर दूंगा। तो ये है भारतीय नवीन उद्योगों की स्थापना। थैंक यू सो मच।